हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हम लोग का एक जो चैप्टर था पहला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो पहला चैप्टर था हमारा, वह बेंजीन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े हैं और उसमें हम लोग का चैप्टर है एरोमेटिक हैलो कंपाउंड, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। ये चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ डील कर रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। तो यानी एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड के अंतर्गत हम क्लोरोबेंजीन को पढ़ रहे हैं। और इसके प्रीवियस वाली वीडियो में यानी पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इसका प्रिपरेशन पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, और उसमें जो हम लोग का रिएक्शन रहेगा पहला फिटिक रिएक्शन। तो क्या होता है फिटिक रिएक्शन, पहले उसको समझते हैं। ये चीज़ तो सारी चीज़ प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम दो मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के, तो हमको क्या मिलता है, डाइफेनिल मिलता है। क्या मिलता है, डाइफेनिल मिलता है। और यहां पे हमको क्या मिलता है, 2 मोल ऑफ NaCl मिलता है। तो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, बहुत आसान है इसको समझना। इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग अच्छे से डील करेंगे कि कैसे कैसे ये होता है। बहुत आसान है समझना कि फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ ट्रीट किया जाता है, इसके साथ रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमको डाइफेनिल मिलता है और NaCl मिलता है। अगर इस रिएक्शन का ओवरव्यू हम देखें तो हुआ क्या है कि यहाँ से दोनों क्लोरीन निकल चुके हैं भाई। यहाँ से जब दोनों क्लोरीन निकल चुके हैं तो दोनों Na के साथ NaCl बना लिए। अब यहाँ से जब क्लोरीन निकला है तो जो दोनों फेनिल बच रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये दो आपको जो फेनिल बच रहे हैं दोनों ग्रुप, ये क्या हुए हैं, आपस में जुड़ चुके हैं। अब ये जुड़े कैसे, कहना तो इसको बहुत आसान है कि आप कह सकते हो यहाँ से कि Cl यहाँ से निकल गया और Na निकल गया तो NaCl बना लिया, और यहाँ पे फेनाइल ग्रुप बस बच गया। तो फेनाइल ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है, तो दोनों फेनिल ग्रुप अपने अपने बीच का इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए, दैट इज डाइफेनाइल इसको कहते हैं। तो अब इसकी हम लोग एक्चुअल मैकेनिज्म समझेंगे कि ये मैकेनिज्म कैसे हुआ, ये रिएक्शन कैसे हुआ। देखो, ऑर्गेनिक का रिएक्शन और ऑर्गेनिक प्योरली क्या है, मैथ है। एक तरह से कहा जाए तो मैथ है। आप इसको जितना लगाओगे, जितना इसके बारे में पढ़ोगे, उतना ही आपको आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का इसको मैथ बोला जाता है, ऑर्गेनिक को। तो इसके बारे में अब इसकी थोड़ी सी हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक। तो पहला स्टेप में अब आप खुद बताओगे, पहले स्टेप में क्या होगा, सोडियम एज ए मेटल, मेटल क्या वर्क है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो भाई यहाँ पे 2 मेटल हैं सोडियम के, तो जब ये डोनेट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेंगे। आई बात समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। यह कहानी इसके साथ चली गई, ठीक है। तो सोडियम सबसे पहले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और 2Na+ बनाता है। क्लियर इतना। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा, जो हमारा सेकेंड स्टेप है, इस स्टेप में क्या होगा कि जो आपके ये बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो वहां पे क्या होता है कि जब कार्बन के साथ मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यह क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जानने के लिए तो आपको जानना पड़ेगा कि होमोलिटिक फिजन क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि होमोलिटिक किसको कहते हैं और हेट्रोलिटिक किसको कहते हैं, ठीक है। होमोलिटिक में क्या होता है कि जब किसी बॉन्ड का जब बीच से ब्रेक होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, यानी यहाँ से और यहाँ से दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो ये होमोलिटिक फिजन कहलाता है। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या कहलाता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, अब ये पूरा बॉन्ड ही अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया और उसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आ गया, तो इसको कह सकते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। साफ साफ समझिए कि होमोलिटिक फिजन में क्या होता है कि जब भी किसी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब भी किसी बॉन्ड का ब्रेक समान रूप से हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, मान लो यहाँ पे A है यहाँ पे B है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसको हम लोग बोलेंगे होमोलिटिक फिजन।
बट हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट के ऊपर चले जाएंगे, इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये किसके ऊपर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिसाइड करेगा कि भाई जिस एलिमेंट की पावर अधिक होगी वह क्या करेगा, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। तो कुछ कहानी ऐसी ही यहाँ पे भी होने वाली है, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल चलेगा। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकल चुका तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज 2 फेनिल के साथ, और यहाँ पे 2 क्लोरीन माइनस के साथ निकल चले। इतनी बात क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और इस फेनाइल के ऊपर, अब इसको फेनिल ग्रुप हो गया ना, बेंजीन तो मान लो यहाँ से निकल चुका क्लोरीन, तो अब यहाँ से फेनाइल के ऊपर हमारा आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर। अब यह प्लस चार्ज क्या चाहेगा, प्लस चार्ज चाहेगा हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, अगर ये कंटेनर में हम एक रिएक्शन को करवा रहे हैं, सपोज करो इस कंटेनर में रिएक्शन को हम करवा रहे हैं, तो भाई Na+ उसी कंटेनर में है, इलेक्ट्रॉन उसी कंटेनर में है, तो क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन सीधे इसके पास आएगा। मतलब अब फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा अपने पास। ठीक है। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो आपका ये 2 मोल ऑफ फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया आसानी से। और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसके पास एक जो प्लस है, उसके एक इलेक्ट्रॉन से तो ये खत्म हो चुका, तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, डॉट रूप में खड़ा रह जाएगा। अरे ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि मान लो यहाँ पे 3 कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। मान लो यहाँ से क्या हुआ, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल चुका है इस वाले से, तो इसके ऊपर प्लस आ गया। अगर यह अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो यह इलेक्ट्रॉन तो करेगा, इसके चार्ज को तो खत्म कर देगा, बट इसके पास यह डॉट के रूप में चला आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर कार्बन की 3 वैलेंसी है, चौथी वैलेंसी पे मान लीजिए अगर प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस प्लस चार्ज को तो खत्म कर देगा ना भाई, लेकिन खत्म करने के बाद से वो इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह लेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा कि हम इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी समझ सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके प्लस को खत्म करेगा और खुद जाके उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे कुछ कहानी ऐसे होने वाली है कि अब ये दोनों फेनिल ग्रुप के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन आने से यह अपने बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, दैट्स इट्स डाइफेनाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफेनाइल। ठीक है। तो देखो फेटिक रिएक्शन में क्या होता है, अब इसका हमने मैकेनिज्म समझ लिया। फेटिक रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मोल ऑफ फ्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ जब ट्रीट किया जाता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अच्छा, ये ड्राई ईथर यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर ये मान लो थोड़ा सा नमी रहेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ ये सोडियम क्रिया कर लेगा और अपना जो रिएक्शन होने वाला है वो हो नहीं पाएगा, इसलिए इसको हम डाई ईथर लेते हैं। तो हमको डाइफेनिल मिलता है। हमने मैकेनिज्म थोड़ा समझा कि सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया और Na+ आ गया। अब यह दूसरे स्टेप में क्या होगा कि क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर आ गया प्लस, दोनों क्लोरीन निकल चुके। अब इसका तीसरा जो स्टेप है, जो ये 2 मोल ऑफ फेनाइल ग्रुप आपके पास दिख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन से तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, बट वह इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में रहेगा। तो 2 फेनाइल है, एक इलेक्ट्रॉन एक फेनाइल के पास, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फेनाइल के पास, ये दोनों आपस में जुड़कर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये हमारा बन जाएगा डाइफेनाइल कंपाउंड। तो फेटिक रिएक्शन में क्या होता है, डाइफेनाइल कंपाउंड बनता है। ठीक है। तब हम लोग इसकी पहली प्रॉपर्टीज थी फेटिक रिएक्शन। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे वुड्स फेटिक रिएक्शन। तो क्या होता है वुड्स फेटिक रिएक्शन, उसके भी बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं वुड्स फेटिक रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हमने पहले इसका नाम लिख लेते हैं, वुड्स फेटिक रिएक्शन। वुड्स फेटिक रिएक्शन। ठीक है। तो फेटिक रिएक्शन आपने देख लिया, अब हमको क्या करना है, वुड्स फेटिक रिएक्शन देखना है। तो वुड्स फेटिक रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें 1 मोल ऑफ हेलोएल्केन, समझ में आ रहा है, या एल्फेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड हम लेते हैं
और उसके बाद से एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, देन प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है वो देखेंगे। देखिए क्या होता है, इसमें हम 1 मोल क्या करते हैं, एरोमेटिक हैलो कंपाउंड लेते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन। अब दूसरे में हमने क्या किया, यहाँ पे सोडियम के साथ ट्रीट करना है, दूसरे में क्या होगा, हमने 1 मोल ऑफ एलिफैटिक हैलो कंपाउंड ले लिया, जैसे मान लीजिए क्लोरोमेथिन ले लिया, समझ आ रहा है, क्लोरोमेथिन हमने ले लिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो क्लोरोमेथिन ही होगा। तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, फिर वही कहानी, NaCl यहाँ से बाहर निकल गया, 2 मोल ऑफ NaCl बाहर निकल गए, बात समझ में आ गई। और यह CH3 बेंजीन से जाके जुड़ जाएगा, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, बेंजीन से जब भी CH3 जुड़ जाएगा इसको हम बोलते हैं टॉल्यूइन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उर्ज-फिटी रिएक्शन से हमको क्या मिल रहा है, टॉल्यूइन मिलता है। तो इसको कैसे आप लोग समझेंगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन और 1 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरोमेथेन का जब सोडियम के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये भी ड्राई ईथर के रूप में ही होगा, ठीक है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब किया जाता है तो NaCl बाहर निकल गया और यहाँ से NaCl बाहर निकल गया और ये हमको मेन प्रोडक्ट टॉल्यूइन मिल गया। अब इसका मैकेनिज्म सेम एज इट इज है। पहले स्टेप में क्या होगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों अपने क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएंगे, तो दोनों के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। और जब दोनों ऊपर के प्लस चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, अपने पास लेगा इलेक्ट्रॉन को, और जब लेगा तो इलेक्ट्रॉन के डॉट के रूप में आएंगे और ये इसके साथ आपस में कॉम्बिनेशन करके टॉल्यूइन का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा कि ये जब भी, जैसे कि अगर ये आपको नहीं समझ में आया है, मान लीजिए यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसको अगर आपको समझना है तो देखो कैसे समझ सकते हैं। मान लो इस बेंजीन के पास हमने CH3 रख लिया, CH3 के ऊपर मान लो हमारा प्लस है, तो भाई जब इसके ऊपर प्लस है तो मान लो 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, इसके ऊपर कोई प्लस है। अब ये इसके ऊपर प्लस है तो मान लो इसने अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो ये प्लस तो इसके साथ खत्म हो जाएगा, बट ये इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में रह जाएगा ना। तो जब भी अगर मान लो हमने अगर ये 2 कंपाउंड लिया तो 2 डॉट हमको मिलेगा, जब 2 डॉट हमको मिलेगा तो दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके एक नए चेन का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पे हमको एक नया कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि उर्ज-फिटिक रिएक्शन क्या होता है। अब देखो फिटिक समझ गए, उर्ज-फिटिक समझ गए। अब उर्ज समझना हो तो उर्ज में क्या होता है कि जब 2 मोल ऑफ क्लोरोमेथेन सोडियम के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमको क्या मिलता है, देखो NaCl निकल जाएंगे यहाँ से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एथेन मिल जाएगा, CH3 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl मिल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि उर्ज रिएक्शन में 2 मोल क्लोरोमेथेन जब सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमको एथेन मिलता है और NaCl बाहर निकल जाएगा। उसी तरह उर्ज फिटिंग में क्या होगा कि उर्ज में एक हमारा क्या हो जाएगा, एलिफैटिक हैलो कंपाउंड और एक हमारा एरोमेटिक हैलो कंपाउंड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaCl और टॉल्यूइन बनेगा। और फिटिक रिएक्शन में क्या होगा कि दोनों मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन जब सोडियम के साथ ट्रीट किया जाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमको क्या मिलेगा, डाइफिनाइल मिलेगा। ये एक तरह से क्या कह सकते हैं ना, एक सीढ़ी है, एक दर चलती जाती है, ठीक है। तो आसान से आप उसको समझ सकते हो। अगर इसको भी आप अपने नोट में लिखना चाहते हो तो इसको भी लिख सो, उर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका उर्ज रिएक्शन हो जाएगा, ये उर्ज फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। और प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फिटिक रिएक्शन, प्रीवियस वाले स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फिटिक रिएक्शन पढ़ा है। तो तीनों को आप अच्छे से नोट्स करके इसका नोट्स बना सकते हो। अब इस क्लोरोबेंजीन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स इट, क्लोरल। क्या होता है क्लोरल, उसको हम लोग जानेंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, मतलब तीसरा जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है वह है रिएक्शन विथ क्लोरल। मतलब क्लोरोबेंजीन का क्लोरो के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमको बहुत ही बढ़िया एक कंपाउंड मिलेगा DDT, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राईएथेन, इसका नाम होता है, इसको DDT बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो रिएक्शन विथ क्लोरल,
तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई क्लोरल क्या होता है। हम तो समझ रहे हैं कि रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, इसके साथ क्लोरल का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्लोरल क्या होता है। ठीक है, कि क्लोरल को समझना है तो क्या होगा। देखिए क्लोरल क्या होता है। क्लोरल हमारा ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड होता है। जैसे इसको पहले बनाते कैसे उसको समझ जाइए कि जब हम एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ जब ट्रीट करते हैं, मतलब इसको हीट करते हैं क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से तीनों हाइड्रोजन और 3 Cl बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ HCl में। ये रिएक्शन है, हुआ है ऐसा। 3 क्लोरीन भाई यहाँ से निकले और 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, तो तीनों मिलके क्या 3 HCl के रूप में, ये गैस के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गए। अब बचा क्या 3 Cl। अब ये 3 Cl यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 Cl मान लो यहाँ पे TCl3 और यहाँ पे CHO एज इट इज बना हुआ है। तो इसका अगर नाम आप देखोगे तो ये देखो, इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो। ठीक है, ट्राई क्लोरो। ये पूरा हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड कैसे बनता है, जब हम CH3 CHO को क्लोरीन के साथ हीट करते हैं तो HCl गैस बाहर निकल जाती है और तीनों क्लोरीन इस कार्बन की जगह ले लेते हैं, तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बन गया। इसी को हम कहते हैं क्लोरल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमको रिएक्शन करवाना है तो क्लोरल के साथ रिएक्शन करवाना है, तो क्लोरल क्या है, कैसे बनता है, ये चीज आपको अच्छे से समझ गया। तो इसका हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोबेंजीन के साथ, देखेंगे कि क्या होता है। चलिए इसका भी रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। अब आप ये हमने यहाँ पे लिख लिया क्लोरल, CH3 Cl और CHO। ठीक, इसका जब हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो ऐसे अगर आप समझोगे तो मान लो अगर इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रा करें, चलो ऐसे ही ड्रा कर लेते हैं पैरेलल में। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए सब जगह क्या है, हाइड्रोजन है। अरे इसके चारों पांचों पोजीशन पे क्या हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन हुआ। अब एक चीज, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में। और H2SO4 को आपको जानना चाहिए ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वाटर बहुत जल्दी बाहर निकालता है, ये समझ लो, ऑक्सीडाइज करता है, एक तरह से समझ सकते हैं कि वाटर क्या करता है ना, ये बाहर जल्दी से निकालता है। तो ये जब भी H2SO4 लगा तो आप समझ जाइए कि वाटर यहाँ से रिलीज होने वाली है, पक्का गारंटीड 100%। 90% केस में क्या होता है कि ये उसी के लिए इसको रखा ही जाता है यार। अरे H2SO4 इतना डेंजर है कि यार वाटर, जैसे आप चीनी देखते हो, चीनी, ये चीनी के कुछ दाने हैं, इसमें आप एसिड डाल देना, देखना तुरंत ये काली हो जाएगी, मतलब जल के खत्म हो गया है। तो देख सकते हो किसी को नहीं छोड़ता है, ये ऐसे कंपाउंड को क्या छोड़ेगा ये, तो वाटर निकलेगा इसमें। वाटर कैसे निकलेगा, एल्डिहाइड से ऑक्सीजन और दोनों जगह से हाइड्रोजन, यहाँ से यूं करके ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपको वाटर बाहर निकल गया, ये रिएक्शन है, हुआ है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल चुका। अब इस कार्बन की 2 पोजीशन जो है ना खाली हो गई। जैसे यहाँ पे देखो CCl3 और यहाँ पे CH, इसकी 2 वैलेंसी खाली है, तो एक वैलेंसी से यह हमारा जुड़ जाएगा क्या, यह, और एक वैलेंसी से यह जुड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको बना लेना यार अच्छे से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्लोरीन लग गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, DDT होता है, इसी को हम बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो रिएक्शन विद क्लोरल में हम ये चीज समझ गए कि जब क्लोरोबेंजीन का क्लोरल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हमको क्या मिलता है, DDT मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब हर बार यार एग्जाम में तो आता ही है, इतना हलवा है कुछ नहीं है। एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट करो, HCl बाहर निकल गया और ये कंपाउंड आपको क्लोरल मिल गया, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब इसको जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट करोगे तो H2SO4 निकल जाएगा, मतलब H2SO4 की उपस्थिति में H2O बाहर निकल गया और ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। इसको और अच्छे से लिखना है तो इसको और तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे कि मान लो ये हमने CCl3 CHO लिया और इसका 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बना लो, क्लोरोबेंजीन के साथ क्या किया, ट्रीट किया, तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ये दोनों
यह दोनों हाइड्रोजन इसके साथ चले गए और ये आपको मिल जाएगा क्या, एक प्रकार का ये कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका CCl एक, और ये किससे आ गया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं DDT। ऐसे भी आप इसको नोट कर सकते हो। किसकी प्रेजेंस में ये करवा रहे हैं भाई, ये मत भूलना, H2SO4 और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक। तो ये आज की केमिकल प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने 3 इसकी रिएक्शन को पढ़े, 3 प्रॉपर्टीज को पढ़े। कौन कौन सी, पहला फिटिक रिएक्शन, पहला हमने पढ़ा फिटिक रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा वुड्स फिटिक रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और तीसरा हमने पढ़ा क्या, रिएक्शन विथ क्लोरल, ये वाला, ठीक है। तो तीसरा हमने ये पढ़ा। तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से डील करिए, अच्छे से पढ़िए और इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको नोट्स भी मिलेगा, उसमें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपरली मिलेगा इसका नोट्स, ठीक। अब आइए इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, इसके मोस्टली 3 या 4 पॉइंट होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन मतलब इसकी फिजिकल। अगले हेडिंग में आप केमिकल प्रॉपर्टीज को लिख लीजिएगा, उसका तीनों रिएक्शन लिख के आप उसका नोट्स बना लीजिएगा। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो क्या क्या होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक। तो पहला इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वह क्या होता है, क्लोरोबेंजीन इज ए कलरलेस। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो आप लिख सकते हो कि क्लोरोबेंजीन इज ए कलरलेस, ठीक है। दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये प्लीसेंट स्मेलिंग होता है, इसका मतलब सुहावना इसका क्या होता है, महक होता है, स्मेलिंग होता है, ठीक है। तो ये आप इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि कलरलेस होता है, ये लिख लेना आप कि क्लोरोबेंजीन इज ए कलरलेस एंड विच हैव प्लीसेंट स्मेलिंग। और जो इसका तीसरा होता है, यह इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों भाई वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है यार, क्लोरीन के रहने से कुछ नहीं होता, नहीं डिजॉल्व होगा इस चीज को। और जो चौथा है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना आप समझ सकते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना अधिक है, मतलब उस ताप पे क्या करेगा, उबलेगा, खौलेगा, ठीक। तो आज हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। अच्छे से इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए और पढ़िए। और एक काम और करना है आपको, केवल देखना और देखना नहीं है, इसको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।